अगला टॉपिक जो है वो हमारा है दैट इज़ द डी ब्रॉगली hypothesis. ओके, नेक्स्ट इज आवर डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस. इसको जला कर दो, रहने दो, रहने दो. दिस इज द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस. तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या होती है? जस्ट अ मिनट. डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या कहती है? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस अपने आप में बहुत ही यूनिक सी एक मैं कह सकता हूँ आपको कि एक बहुत ही यूनिक सा एक कॉन्सेप्ट था अपने समय का, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट और हमेशा की तरह से यूनिक कॉन्सेप्ट. इसने आप ये कह सकते हो कि मॉडर्न जो क्वांटम मैकेनिक्स है इसको रीजनरेट किया और आइंस्टीन और श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग जैसे विचारकों के समय में इस कॉन्सेप्ट ने एक नए तरह का रिवॉल्यूशन लाया. थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग बात कर लेते हैं. बहुत ही फैसिनेटिंग स्टोरी है फिजिक्स की ये वाली, जो हमें जिस फिजिक्स को हम लोग पढ़ रहे हैं इससे बड़ी ही रोमांचकारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं और बहुत कुछ सीखने को हमको वहाँ मिलता है. किस तरह से सिर्फ साइंटिफिक अचीवमेंट ही नहीं, ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन नेचर टू एक्सेप्ट द चैलेंज भी यहाँ से हमको देखने को मिलता है. देखो 1905 से लेकर के आप मान सकते हो 1924 तक का जो समय था, इसमें मुख्य रूप से बड़े वैज्ञानिक के रूप में हमारे सामने जो थे वो दो नाम थे. एक थे आइंस्टीन और दूसरा हम उनके बाद बोहर कह सकते हैं सेकंड पोजीशन पर. आइंस्टीन 1905 से लेकर के 1917 तक तो कमाल करते रहे. स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सोलर इक्लिप्स, सैटर्न, मरकरी ऑर्बिट, बहुत कुछ उन्होंने डेवलप किया. 1915 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, 1917 में लेज़र का कॉन्सेप्ट, बहुत कुछ उन्होंने डेवलप किया. बोहर भी 1914 में एटॉमिक मॉडल को डेवलप कर रहे थे. ये सब कुछ चल रहा था और ये सब कुछ जो चल रहा था इसको हम ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं. ये सब आइंस्टीन का यहाँ रोल, बोहर का रोल, ये सब ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स की बात है. 1924 में कुछ अलग होता है, कुछ बड़ा ही चमत्कारी होता है और वो चमत्कार होता है डी ब्रॉगली, या इसको डिब्रॉय नाम है. ये फ्रेंच थे, ये एक फ्रेंच थे और उस समय यंग थे, अंडर ग्रेजुएट. तो अपनी पीएचडी थीसिस में उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को प्रोड्यूस किया था जिसको हम आज की डेट में डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कहते हैं. तो एज अ यंग पर्सन उन्होंने एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार दिया 1924 में. ये विचार इतना क्रांतिकारी था कि इसने 1926 में श्रोडिंगर इक्वेशन डेवलप करने के लिए प्रेरित किया और श्रोडिंगर इक्वेशन के डेवलप होने से आज की डेट में मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हो गई. MQM, मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स शुरू हो गया और उसके बाद से सब कुछ बदल गया. और आज की डेट में आइंस्टीन फिर वहाँ से पीछे रह गए. आइंस्टीन उसके बाद 1917 के बाद से आइंस्टीन कोई बहुत बड़ा काम उन्होंने नहीं किया. उसके बाद से ये सब लोग वहाँ पर आ गए. फिर हाइजेनबर्ग आते हैं, फिर बॉर्न आते हैं, मैक्स बॉर्न, बहुत कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरा बॉन्डिंग बिहेवियर, साल्टर, हार्टी फॉग, बहुत लोग आ जाते हैं इसके अंदर. बड़े बड़े वैज्ञानिक यहाँ पे अपना काम करना शुरू कर देते हैं. और ये सिर्फ एक प्रिंसिपल से सारा काम शुरू हुआ था, दैट वाज द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस. ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं ये बात आपको ये कन्विंस कर सकूँ कि हम सच में एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसने जब अपने ज़माने में आया था, जब ये कॉन्सेप्ट जब किसी ने इसको बताया था, डी ब्रॉगली ने इसको बताया था, तो सच में भौतिकी की दुनिया को बदलने वाला ये कॉन्सेप्ट था उस समय. जबकि आइंस्टीन थे उस समय, आइंस्टीन ने इस विचार को नहीं दिया, जबकि इस विचार जिस डी ब्रॉगली का ये विचार जिस विचार पर बना है वो आइंस्टीन का ही दिया हुआ विचार है. तो सवाल होता है, बहुत लोग कहते हैं आइंस्टीन ने क्यों नहीं, क्योंकि आइंस्टीन वाज सो मच बिजी इन द ग्रेविटी.
आइंस्टीन की विचार जिसके ऊपर डी ब्रॉगली का विचार बनता है, आइंस्टीन उस विचार तक इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि आइंस्टीन ने अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दी थी ग्रेविटी को समझने में कि व्हाट इज ग्रेविटी, हाउ द ग्रेविटी वर्क्स, व्हाई द ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट, और वो भी बहुत ज़रूरी था। और ऐसा कहा जा सकता है कि जो काम आइंस्टीन ने किया वो आइंस्टीन ही कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता था, लेकिन डी ब्रॉगली ने जो काम किया ये काम आइंस्टीन भी आगे कर सकते थे। तो आइंस्टीन ने वो किया जो और कोई नहीं कर सकता था, डी ब्रॉगली ने वो किया जो कि आइंस्टीन कर सकते थे अगर वो उस दिशा में ज़्यादा अप्रोच रखते अपनी। तो खैर ये तो हाइपोथेटिकल सी बातें हो गई। तो आखिर ये है क्या, था क्या डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, जरा समझिएगा, बहुत अच्छी सी कहानी है। देखो भाई, फिलॉसफी, आपको मालूम है फिलॉसफी क्या होता है? फिलॉसफी मतलब ये होता है ना, मतलब अगर कभी तुमको किसी सोच की पराकाष्ठा के बारे में सोचना हो, मतलब कोई इंसान कितना सोच सकता है सोचने के लिए, कि आपसे मैं कहूँ कि ऐसा है कि आप 10 मिनट के लिए इस दुनिया में जल की जो समस्या है उसके बारे में सोचिए, तो आप थोड़ी देर सोचोगे कि हाँ पानी नहीं है, पानी गंदा होता है, लोग गंदगी फैलाते हैं और बहुत जगहों बारिश नहीं होती है। फिर 10, 15, 20 मिनट बाद आपको सोच में कमी दिखना शुरू हो जाएगी। आपको सोचने के लिए बहुत कुछ मिलेगा नहीं। फिर आप गूगल वगैरह सर्च करोगे तो फिर कुछ न्यूज़ पढ़ लोगे तो फिर उसके बारे में पढ़ोगे, सोचोगे, बट एक लिमिटेशन आता है। लेकिन हम और बड़े बड़े सवाल हैं, ब्रह्मांड कैसे बना, हमारा अस्तित्व क्यों है, हमें तमाम तरह की हमें ईर्ष्या क्यों होती है, हमारा अस्तित्व क्या है, ऐसे सारे सवाल जो होते हैं इनके बारे में सोचने के लिए लोगों को दसियों 20 साल लगते हैं। और ये साल जो होते हैं ये कंटिन्यूस थिंकिंग के होते हैं। वो व्यक्ति जो होता है, जो फिलोसफर्स होते थे, वो लगातार रात दिन एक इसी मानसिक अवस्था में रहते थे। आप सोचो, एक आदमी जो गुमसुम सा है, सोच रहा है और लिख रहा है, सोच रहा है लिख रहा है, और क्या सोच रहा है? ऐसे गहरे सवाल जो शायद आम आदमी को समझ में भी ना आए क्या है सवाल। वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो दुनिया देख रहा है, प्रकृति को देख रहा है और उसको प्रकृति को समझने की कोशिश कर रहा है। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं भारतीय दर्शन में। भारतीय जो हमारे जितने पुराण हैं, जो वेद वगैरह हैं, ये सब दर्शन के ही हैं। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, दे आर द फिलॉसफी, दे आर फुल ऑफ फिलॉसफी। कोई भी उठा लो, जरस्थ्रस का उठा लो, कुरान उठा लो, रामायण उठा लो, गीता उठा लो, ये सब जो हैं, भले कुछ कहानियाँ कही गई हों, लेकिन उन सब का एक सीख होती है। सबके पीछे एक कहानी के पीछे एक मोटिवेशन होता है। वो ऐसी कहानी नहीं होती बस कह दी टाइम पास वाली। दैट इज़ द फिलॉसफी। तो फिलॉसफी को आप ऐसा समझ लो, जब आप फिलॉसफी में मैथ मिला दो तो जानते क्या बनता है? फिजिक्स। यू कैन से दैट। एंड अगर आप फिजिक्स को पढ़ते जाओगे अपने जीवन में तो आप इस बात को और ज़्यादा मानने लगोगे। आज हो सकता है आपके लिए कुछ लगे कि शायद इस सारी चर्चा सर बेकार में कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानो बच्चों, अगर जीवन में आप में से किसी को ऐसा भाग्य मिला कि उसको फिजिक्स को और गहराई से पढ़ने का मौका मिला, तो आप लोग ये महसूस करोगे कि जो फिलॉसफी है उसमें जब मैथ को हम मिला देते हैं तो हम फिजिक्स पा जाते हैं। इसका मतलब फिजिक्स इज़ अ काइंड ऑफ सब डोमेन ऑफ फिलॉसफी। So you need a physicist need mathematics, and a physicist also need philosophy. A mathematician just need mathematics, you can say. एक mathematician का मतलब जो mathematics में ही काम करता है, he has nothing to do with the philosophy kind of thing. समझ ले, अलग बात है, but बहुत burden है. But being a physics student, you have a burden, you have a kind of specialty. You have to understand the mathematics and you have to understand the philosophy, and then you have to merge both these things to understand the physics. And what is physics? Physics is the study of how the nature works. ये प्रकृति कैसे काम करती है, सब कुछ, जीवन मरण, पुनः जन्म होता है कि नहीं होता, ये भी फिजिक्स का ही क्वेश्चन है। चेतना क्या है, हमारा क्वेश्चन है। रियलिटी क्या है, हमारा क्वेश्चन है। वास्तविकता किसको कहते हैं, ये भी फिजिक्स का ही क्वेश्चन है। कॉन्शियसनेस क्या होती है, चेतना क्या होती है, ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है। लोग इसको पे काम करते हैं, रिसर्च करते हैं,
उनके लिए उनको रिकग्नाइजेशन मिला है, पुरस्कार तक मिला है। अभी जो फिजिक्स का नोबेल मिला है क्वांटम मैकेनिक्स में, ये लोग ऐसे ही काम करते हैं। इंटेगलमेंट क्या है, टेलीपोर्टेशन क्या होता है, ये सारी चीज़, कॉन्शियसनेस, रियलिज्म, इन सब से जुड़ता है। मैनी वर्ड इंटरप्रिटेशन, बहुत कुछ है इसके अंदर। तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। देखो डी ब्रोगली जो थे मूल रूप से वो इतिहास पढ़ रहे थे, हिस्ट्री के, वो राजघराने के थे, इतिहास पढ़ रहे थे। उनके जो बड़े भाई थे या चचेरे भाई कोई थे, वो उनको पुश करते हैं कि यार ऐसा है ना कि तुम कहाँ इतिहास में तुमको शायद उतना मज़ा नहीं आ रहा है, तुम ऐसा करो फिजिक्स पढ़ो। उस समय फिजिक्स को नेचुरल फिलॉसफी कहा जाता था। फिजिक्स का नाम तो अभी धीरे धीरे हम लोग ने इसको पॉपुलराइज करना शुरू कर दिया है, पर न्यूटन के ज़माने से लेकर के उसको नेचुरल फिलॉसफी कहा जाता था। फिजिक्स मतलब नेचुरल फिलॉसफी, यही नाम ही होता था। उस समय फिजिक्स प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स नहीं कहा जाता था, प्रोफेसर ऑफ नेचुरल फिलॉसफी कहा जाता था। न्यूटन जब कैम्ब्रिज में प्रोफेसर बने थे तो वो प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स नहीं बने थे, उनका डिजिग्नेशन था प्रोफेसर ऑफ नेचुरल फिलॉसफी। वो ज़्यादा बेहतर नाम था, नेचुरल फिलॉसफी, क्योंकि उस समय फिलॉसफिकली ही उसको डील करते थे। जब मैथमेटिक्स आ गई, एनालिटिज्म आ गया, तो फिर उसको फिजिक्स कहने लगे। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो होती है वो बच्चों इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। एक चीज़ ज़रा देखो, एक फिजिक्स में, फिलॉसफी में एक स्टेटमेंट है, नेचर लव्स सिमेट्री। प्रकृति हमेशा सिमेट्री पसंद करती है। अगर हम इस बात को मानते हैं कि ईश्वर है और वो हमें प्रकृति के रूप में हमारे सामने है, मतलब जो प्रकृति है यही ईश्वर है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आप धारावाहिकों में ईश्वर को देखते हो, ईश्वर उस तरह से होते हैं, उनको चतुर्भुज हैं, या वो तो जिस आकार में, वो तो सारा मसला साकार निराकार का है ना। जाकी रही भावना देखी, प्रभु मूरत तेरी देखी तिन तैसी। तो आप उनको चतुर्भुज रूप में देखना चाहते हो, वो आपके सामने चतुर्भुज रूप में है। आप उनको वृक्ष के रूप में देखना चाहते हो, वृक्ष है। वो आप उनको नदियों के रूप में देख रहे हो, तो वो नदी है। तो नेचर जो है, उसने अगर इस पूरे ब्रह्मांड को रचा है, जो भी रचयिता है उसको हम प्रकृति कहते हैं, तो लव सिमेट्री, नेचर सिमेट्री को पसंद कर रहा है। सिमेट्री मतलब जैसे उसने दिन बनाया तो रात भी बनाया, सिमेट्री रखी। पॉजिटिविटी बनाई तो नेगेटिविटी बनाई, पॉजिटिव चार्ज बनाए, नेगेटिव चार्ज बनाए, सत्य बनाया, असत्य बनाया, अच्छाई बनाई, बुराई बनाई, खूबसूरती बनाई, बदसूरती बनाई। हर चीज का एक सिमेट्रिज्म है। पार्टिकल बनाए, एंटी पार्टिकल बनाए। क्यों? अगर सोचो, हम ये कह सकते हैं अगर अच्छाई बनाई तो बुराई भी बनाई। अगर हम करें हर चीज़ प्रकृति ने बनाई है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि इस दुनिया में केवल अच्छाई अच्छाई होती, बुराई होती ना? हर कोई अच्छा होता, कोई किसी को ना मारता, कोई लड़ाई ना करता, तो कैसे काम चल रहा होता इस प्रकृति में? कैसे, कितनी जगहों पे दिक्कतें होती उस जगह पर। तो उसको चलायमान रखने के लिए ईश्वर ने, प्रकृति ने हर चीज़ को सिमेट्रिक बनाया है। कहीं भी उन्होंने भेदभाव नहीं किया। देवता बनाए, दानव बनाए, इविल बनाए, गॉड बनाए, सब कुछ सिमेट्रिक तरीके से बना है ताकि बैलेंस बना रहे। तो ये चीज़ फिलॉसफी में हमेशा से मानी जाती रही है। इस पे कोई किसी का विवाद नहीं है कि नेचर सिमेट्री को पसंद नहीं करती। अब जरा सुनिए, इस सब कुछ, इस ब्रह्मांड में सब कुछ जो चल रहा है वो किसकी वजह से है? एनर्जी की वजह से। एनर्जी के दो रूप हैं, एक मटेरियल का रूप जो हमें दिखाई पड़ता है, एक वेव का रूप जो हमें दिखाई नहीं पड़ता। जैसे कि आप धूप में खड़े हो जाते हो, आपको गर्माहट लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि धूप के साथ ऊर्जा है, आप तक आ रही है, और वो ऊर्जा आपको जब एब्जॉर्ब करते हो आप, तो आपको गर्माहट महसूस कराती है आपको। ये तो होता है ना। अच्छा, मटेरियल का मतलब क्या है? हर वो चीज़ जिसमें मास है। जैसे कोयला है, उसका वजन होता है। आप 1 किलो कोयला लोगे, देर तक जलेगा, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। आधा किलो लोगे, थोड़ी देर तक चलेगा, कम हीट प्रोड्यूस करेगा। तो हर वो चीज़ जिसमें मटेरियल है, हर वो चीज़ जो मटेरियल है, इसमें मास है, उसमें ऊर्जा है। जैसे एक फार्मूला पढ़ते हो, आइंस्टीन ने ही दिया था, E=mc², यानी जहाँ मास है वहाँ एनर्जी है। मास को हम एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये हमें दिखाई पड़ता है। कोयला, लकड़ी, हम, आप,
हम सबका मास है, हम जगह घेरते हैं, हमारा वॉल्यूम है, हमारा स्पेसिफिक शेप है, तो हम मास हैं। पानी है, एक बर्तन में रखा है, उसका अपना मास है जिसको हम तौल सकते हैं, वजन कर सकते हैं। वेव को हम तौल नहीं सकते, उसमें मास नहीं होता, उसमें हम मास का कॉन्सेप्ट ना लेके हम उसमें फ्रिक्वेंसी कॉन्सेप्ट देते हैं, वेवलेंथ कॉन्सेप्ट देते हैं। तो वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट, फ्रिक्वेंसी कॉन्सेप्ट किसका कॉन्सेप्ट है? वेव का। मास, मोमेंटम, ये सब किसके कॉन्सेप्ट हैं? मटेरियल के। अब जरा वेव के पास आते हैं। वेव के साथ हमने देखा इंटरफेरेंस होता है। भाई लाइट है, इंटरफेरेंस होता है। आप जब भी साबुन के बुलबुले में रंग देखते हो तो इंटरफेरेंस है। हम डिफ्रैक्शन को होता हुआ देखते हैं, हम पोलराइजेशन को होता हुआ देखते हैं। ये सारी घटनाएं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये आप तब समझा सकते हो जब आप मानो कि जो लाइट है उसके पास कैसा बिहेवियर है? वेव लाइक बिहेवियर। ठीक है, प्रकाश भी तरंग है, तो तरंगों में एक प्रकार होता है प्रकाश, इसको हम देख सकते हैं। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इनको समझाने के लिए हमें लाइट को वेव मानना पड़ेगा। आप लोग याद करो 12th में ऐसा होता है कि 12th में एक चैप्टर जहाँ ये बताया जाता है कि न्यूटन ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत की बजाय प्रकाश के पार्टिकल सिद्धांत को माना था, कापोक्लस थ्योरी, कणिका सिद्धांत को माना था। लेकिन उस सिद्धांत से वो रिफ्रैक्शन समझा ले गए, रिफ्लेक्शन समझा ले गए, पर इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन नहीं समझा पाए। फिर हाइगन आते हैं। हाइगन ये कहते हैं प्रकाश एक तरंग है, उस प्रकाश तरंग को मान करके फिर वो चीज़ों को समझाते हैं। और आखिर में यंग आते हैं, थॉमस यंग, और वो 1800 में बिल्कुल आकर कहते हैं कि नहीं भाई, प्रकाश एक तरंग होती है, उसको वो प्रूफ कर देते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। तो हाइगन जिस बारे में बात कर रहे होते हैं, सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल, तरंग का सिद्धांत, उन सबको पुख्ता रूप से स्थापित करते हैं थॉमस यंग। फिर डिफ्रैक्शन को भी एनालिसिस हो जाती है, फिर फ्रेस्नेल, फ्रॉनहोफर आके पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ये सबको समझा दे जाते हैं। यानी सभी लोग इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन को समझा लेते हैं अगर हम वेव माने। लेकिन एक प्रभाव होता है जिसको हम नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी तरह से एक इफेक्ट होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एक इफेक्ट होता है कॉम्पटन इफेक्ट, जिसको हम लोग अभी यूनिट के आखिर में पढ़ेंगे। इन तीनों चीज़ों को समझाने में वेव थ्योरी फेल हो जा रही थी। तो इनको समझाने के लिए आइंस्टीन कहते हैं कि प्रकाश जो होता है वो फोटोन के रूप में होता है, और फोटोन को वो क्या कह रहे थे? एक पार्टिकल रूप में। आप समझो यहाँ पे दिक्कत क्या है। एक तरफ तो वेव थ्योरी प्रकाश की बता रही है कि तरंग व्यवहार है, और एक तरफ फोटोन थ्योरी बता रही है कि पार्टिकल व्यवहार है। तो यहाँ पर आइंस्टीन आते हैं इस झगड़े को सुलझाने के लिए, और वो कहते हैं कि भाई ऐसा है कि जो हमारे पास लाइट है, ये बड़ा अजीब सी चीज़ है, बड़ी ही मिस्टीरियस चीज़, बड़ी खूबसूरत चीज़ है। ये जो प्रकाश है ये दोहरा व्यवहार रखती है, डुअल नेचर रखती है। लाइट के पास डुअल नेचर होता है। इट में बिहेव एज अ पार्टिकल, इट में बिहेव एज अ वेव। ये दोनों तरह का व्यवहार रखती है। वो एक समय में पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, एक समय में वेव की तरह बिहेव करती है। इसके पास द्वितीय चरित्र, दोहरा चरित्र है। अब ये चीज़ आपको समझ के थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, और लगना भी चाहिए। ऐसा आप कैसे कर सकते हो कि प्रकाश के पास दोहरा चरित्र है? अरे भाई, दोहरा चरित्र होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लॉजिक बड़ा सिंपल सा है। आप लोगों ने स्पाइडरमैन की मूवी देखी होगी, शक्तिमान देखा होगा, बैटमैन देखा होगा। तो ये सारे जो, अब स्पाइडरमैन की बात करें तो ये जो कैरेक्टर है स्पाइडरमैन या शक्तिमान की बात करें तो उसमें क्या होता है? एक व्यक्ति है गंगाधर, बहुत साधारण इंसान, ऑलमोस्ट मूर्ख जैसा व्यक्ति, अति साधारण है आप कह सकते हो, इतना सीधा। और उसका एक दूसरा फेज है शक्तिमान, सुपर पावर, उड़ सकता है, आग, बंदूक, गोली, सब कुछ नहीं बिगाड़ सकती उसका। अब कोई आपसे पूछे बताओ गंगाधर और शक्तिमान क्या दो अलग अलग चीज़ें? आप यह रहस्य जानते हो? आप कहोगे नहीं, ये दोनों एक ही हैं। समय के हिसाब से अपना रूप बदलते हैं। सामान्य स्थिति में गंगाधर काम चल रहा है, ऑफिस में काम कर रहा है। असामान्य स्थिति में आग लगी है, आतंकवादी हमला हो गया है, कुछ ऐसा कुछ हो गया है, कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आ गई है, तो वो गंगाधर बन गया शक्तिमान। यही चीज़ समझो यहाँ पर। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा का रूप है जिसके पास तरंग व्यवहार भी है, जिसके पास कण का व्यवहार भी है, पार्टिकल बिहेवियर भी उसके पास, दोनों बिहेवियर उसके साथ जुड़े हुए हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि वो कौन सा बिहेवियर शो कर रहा है। साबुन बुलबुले में रंग होते हैं इंटरफेरेंस की वजह से। आप किसी पतले कपड़े से कोई रोड लाइट देखो रात को तो उसमें लाइनें दिखाई पड़ेंगी,
डिफ्रैक्शन। कभी आसमान देखो तो आपको कुछ बिंदु तैरते हुए दिखाई पड़ेंगे, डिफ्रैक्शन। पोलराइज चश्मे आप पहनते हो ताकि धूप में चमक कम लगे, पोलराइजेशन। विंड स्क्रीन, अगर आप कैमरा फोटोग्राफी करते हो तो एक फ़िल्टर आता है जिससे कि धूप में फ़ोटो खींचने पे बहुत ज़्यादा चौंध नहीं आती, पोलराइजेशन। 3D कैमरे, 3D मूवी कभी देखने जाओ तो आपको चश्मा दिया जाता है सिनेमा हॉल में, उससे अगर आप मूवी देखो तो आपको मूवी का एक्सपीरियंस अलग दिखाई पड़ेगा, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस ये आम जीवन घटनाएं हैं जो ये साबित करती हैं कि वेव है, प्रकाश एक तरंग है। चलो, आप एक अपना मोबाइल फ़ोन धूप में चार्ज कर रहे हो, सोलर सिस्टम से चार्ज कर रहे हो, आपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगवा रखे, तो बहुत लोग घरों पर लगाने लगे हैं। तो ये सोलर पैनल कैसे काम कर रहे हैं? ये सोलर पैनल काम कर रहे हैं प्रकाश के फोटोन बिहेवियर के हिसाब से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर काम करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप वेव थ्योरी से नहीं समझा सकते, उसके लिए आपको पार्टिकल थ्योरी ही माननी पड़ेगी। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि किसी भी समय में साबुन के बुलबुले में रंग हम किसी भी समय देख सकते हैं, हम किसी भी समय सोलर पैनल को बाहर काम करता देख सकते हैं। तो प्रकाश जब सूर्य से चला तो वो ये सोच के नहीं चलेगा कि मैं फोटोन के रूप में काम करूँगा, मैं वेव के रूप में काम करूँगा। वो प्रकाश ऊर्जा है, वो जब फोटोग्राफिक प्लेट पे गिरेगी सोलर सेल पे तो वो एज अ फोटोन बिहेवियर शो करेगी। रास्ते में तैरते हुए बुलबुले से गुजरेगी तो वो वेव बिहेवियर तय करेगी। उसके पास दोनों व्यवहार है, वो जब चाहे तब वो अपना व्यवहार जो चाहे वो शो कर सकती है। ये क्या था? ये आइंस्टीन के द्वारा बताया गया डुअल नेचर ऑफ लाइट था। इसको उन्होंने बताया 1905 में, और इसके आधार पर उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया। अब लगभग 20 साल तक आइंस्टीन के बाद किसी और ने इसका दूसरा हिस्सा नहीं सोचा या नहीं सोच पाया या वहाँ तक नज़र नहीं गई। डी ब्रॉगली सोचते हैं, डी ब्रॉगली कहते हैं अगर प्रकृति हर चीज़ को सिमेट्रिकल बनाती है और उसने वेव के साथ में डुअल बिहेवियर दिया है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता मटेरियल जिसको कि हम पार्टिकल के रूप में देखते हैं, उस पार्टिकल के पास भी डुअल नेचर होना चाहिए और उसको भी वेव की तरह से बिहेव करना चाहिए। जरा लॉजिक समझना। जैसे घर में 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं, तो एक बहन, आपने एक बहन के लिए, आप उनके घर के कोई सदस्य हैं, आप उनसे बड़े हैं, चाचा मामा कुछ भी हो सकते हैं, तो एक बहन के लिए आप टॉफ़ी लाए तो क्या दूसरी बहन के लिए आप नहीं लाएंगे? नहीं लाओगे तो कलह हो जाएगी। आपने एक के लिए कोई गुड़िया लाई तो आपको दूसरे के लिए भी लाना पड़ेगा। या इसको ऐसे समझ लो, अगर आपने एक के लिए गुड़िया लाई और दूसरी बहन शांत बैठी, इसका मतलब वो गुड़िया पा चुकी है। समझ रहे हो ना इस लॉजिक को? तो डी ब्रॉगली ये कहते हैं कि अगर नेचर हर चीज़ को सिमेट्रिकल बनाती है, नेचर लव सिमेट्री, और अगर वेव जो कि ऊर्जा का एक रूप है उसके साथ अगर डुअल बिहेवियर जुड़ा है, तो इसका मतलब है प्रकृति ने पार्टिकल के साथ कभी बेईमानी नहीं की होगी, उसने पार्टिकल के साथ भी एक डुअल नेचर जोड़ा होगा, कन्फर्म है। और उस समय इसका कोई साक्ष्य नहीं था, कोई साक्ष्य नहीं था इसका, इस बात को बताने का। कोई बता दे कि हाँ देखो ये बात सही कह रहे हैं, नहीं, कोई साक्ष्य नहीं था। लेकिन फिर भी डी ब्रॉगली का ये आइडिया स्वीकार कर लिया गया। 1924 में डी ब्रॉगली ने ये आइडिया स्वीकार किया। अब सोचो, जरा समझो, 1905 में जब आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी दी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसका बहुत ज़बरदस्त विरोध हुआ था। फोटोन कॉन्सेप्ट लोगों ने बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट किया। 1914 में जब बोहर ने एटॉमिक मॉडल दिया, उसमें स्टेशनरी ऑर्बिट बनने का रूल बताया, बड़ी मुश्किल से लोगों ने स्वीकार किया। लेकिन इन 2 कठिन चीज़ों को स्वीकार करने के बाद दुनिया अब ब्रॉड हो चुकी थी, दुनिया सोचने के दायरे बढ़ चुका था। इसलिए 1924 में जब बिना किसी एक्सपेरिमेंटल सबूत के डी ब्रॉगली इस सिद्धांत को रखते हैं कि पार्टिकल मटेरियल के साथ भी एक वेव नेचर होना चाहिए, तो दुनिया इसको हाथों हाथ एक्सेप्ट कर लेती, कहते और वाह क्या कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट आपने दिया, इट्स वेरी गुड, अमेजिंग। और सबसे बड़ी बात क्या है, 1927 में इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी मिल जाता है। और फिर इसको देने वाले व्यक्ति को, डी ब्रॉगली को भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 1927 में जो डेविसन, जर्मर और थॉमसन ने मिलकर जो ये सब लोगों ने जो किया था, उसके लिए भी इनको पुरस्कार दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये एक ऐसी थ्योरी बनती है कि वेव पार्टिकल डुअलिटी
जो कि एक नए तरह से फिजिक्स को रीडिफाइन करती है। तो इसमें होता क्या है, जिसको आप मटेरियल कह रहे हो यानी जिसको आप पार्टिकल कह रहे हो, उसके पास कैसा बिहेवियर है, वेव बिहेवियर। और आइंस्टीन का डुअलिटी क्या कहता है, जिसको आप लाइट कह रहे हो, जिसको आप वेव कह रहे हो, उसके पास कैसा बिहेवियर है, पार्टिकल का बिहेवियर। तो एक तरफ आइंस्टीन का डुअल नेचर ऑफ लाइट बता रहा है, वेव इज इक्विवेलेंट टू पार्टिकल। और इसकी देखा देखी दूसरे हिस्से में डी ब्रॉगली कहते हैं कि जिसको आप मटेरियल कह रहे हो यानी जिसको पार्टिकल, मटेरियल मतलब पार्टिकल्स में कण हो, इट मस्ट हैव अ वेव प्रॉपर्टी। और इसी चीज़ को इसीलिए हम डी ब्रॉगली के इस सिद्धांत को हाइपोथेसिस कहते हैं। बेटा समझो, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, परिकल्पना। परिकल्पना करने का मतलब ये होता है जिस ऐसी बात जिसको साबित करने के लिए हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, बट वो बात लॉजिकली सही है, तार्किक रूप से वो सही है। सबूत नहीं है तो नहीं है। जैसे हमने कहा ईश्वर है, तार्किक रूप से ईश्वर है, लेकिन हमने कोई फोटो वोटो तो उस तरह से खींची नहीं है, हमने अपनी कल्पना से उनको बनाया है, उनको माना है, साकार निराकार। कोई नहीं मानता। कई धर्म ऐसे हैं जहाँ पर हम किसी रूप की पूजा ही नहीं करते, हम किसी रूप को जोड़ते ही नहीं उनके साथ, उनको हम निराकार मानते हैं, उनका कोई आकार नहीं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, बस वो एक ऊर्जा के रूप में हमारे साथ है। ईश्वर को हम ऐसे भी मानते हैं। तो हाइपोथेसिस इसलिए कहा जाता, और बाद में इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो गया। तो ऐसा होता है कि जब कोई बात, कोई विचार होता है, उसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिल जाता है, तो उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल कहने का मतलब होता है कि ये एक सिद्धांत है। सिद्धांत मतलब एक सिद्ध बात है, ये सिद्ध हो चुकी है, अब इसमें सारी बातें खत्म, ये सिद्ध हो चुका है, सारे बहस का अंत हो चुका है, अब ये सिद्ध है। लेकिन आज भी हम डी ब्रॉगली को हाइपोथेसिस क्यों कहते हैं? आज भी किताबों में इसको डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कहा जाता है। वो इसलिए कि कोई इंसान भूले ना कभी कि किसी समय जिस व्यक्ति ने सिद्धांत को दिया था, उसके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, उसके पास सिर्फ फिलॉसफी का एक सिद्धांत था, नेचर लव सिमेट्री। और उसी इकलौते सिद्धांत के आधार पर उस व्यक्ति ने इस सिद्धांत को दुनिया के सामने रखा, और जब वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी हो गया, और फिर ये सब कुछ फिजिक्स की दुनिया में एक बड़ा बदलाव, भूचाल आ गया। तो इस तरह से डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जो है वो हमारे सामने आता है। मैंने इसमें काफ़ी समय लिया है आपको इसकी पूरी रूपरेखा समझाने का, क्योंकि आई डोंट नो आप में से कितने लोग फिजिक्स को आगे अपनी कैरियर बनाओगे, कितने लोग फिजिक्स में आगे बढ़ोगे, कितने लोग फिजिक्स को अपना मुख्य विषय चुनोगे। लेकिन कोई भी चुनेगा तो एक ऐसा समय आएगा उसके पढ़ने के दौरान जब उसको किताबी मैथमेटिक्स उसके सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाएगी। बहुत सारे क्या क्यों कैसे आएंगे। उस समय जो मैंने जितना भी कुछ बताया है, ये सब चीज़ें अगर याद रहीं आपको, तो आपको कई सारी चीज़ों की क्यों कैसे समझना आप अपने आप ऑटोमेटिकली शुरू कर दोगे। तो उस लिहाज से थोड़ा सा समय इसके ऊपर व्यतीत किया गया है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ रुकते हैं। इसकी जो थ्योरी है, मैथमेटिक्स वेरी सिंपल, थ्योरेटिकल ज़्यादा है, वो हम अगली क्लास में आप लोग के साथ डिस्कस कर लेंगे। तो उसमें आपका वो टॉपिक पूरा हो जाएगा। और समझने के लिहाज से सिद्धांत क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो मैंने पूरा आपको यहाँ पर बता दिया है कि क्यों इस सिद्धांत की उत्पत्ति हुई, क्यों इस सिद्धांत ने अपना रूप लिया, कैसे डी ब्रॉगली उस सिद्धांत तक पहुँचे, आइंस्टीन भी उस समय थे वो क्यों नहीं पहुँचे, और सिद्धांत की आगे जाने पर क्या क्या इसकी फॉर रीचिंग एबिलिटी हुई, वो हम लोग वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चलो फिर अगली क्लास में मिलते हैं आप लोगों से फिर, और हम लोग उस समय पढ़ेंगे इसकी थ्योरी, मैथमेटिक्स जो थोड़ी बहुत फार्मूला है वो सब पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे।